आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, स्पाइरुलिना के लिए, बच्चों के लिए प्रोटीन का जो मैडम ने पूछा था, और तीसरा क्वेश्चन उसी में था, क्या डायबिटिक पेशेंट ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्पाइरुलिना के बारे में बताने से पहले मैं ओपनली बोलता हूं, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है, मैं उस सिस्टम से निकल के आया हूं। आइदर देन बीएचएमएस या बीएएमएस, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक के डॉक्टर को छोड़कर, ये भी मुझे पता है, उनको छोड़कर हिंदुस्तान में, विदेशों में तो ये कंपलसरी है, हिंदुस्तान में एमबीबीएस डॉक्टर के सिलेबस में ही नहीं है कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। एमबीबीएस के सिलेबस में ही नहीं है जनाब, पता कर लीजिए, या आपका बच्चा अगर एमबीबीएस कर रहा हो तो पूछिए, क्या आपके सिलेबस में फूड सप्लीमेंट या न्यूट्रिशन वैल्यू को लेकर कुछ है? प्रतिशत में ही कम है। इसलिए तो एक डॉक्टर, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के साइंटिस्ट ऑनर डॉक्टर रेड्डी को एक बुक लिखनी पड़ी, डू योर डॉक्टर नो अबाउट योर न्यूट्रिशन। तो उसके बाद उनका बिजनेस प्रोटोकॉल, क्योंकि हिंदुस्तान में, बाकी देशों में ऐसा है, हिंदुस्तान में क्या सबसे बड़ी कमी है कि फूड सप्लीमेंट या न्यूट्रिशन को लेकर अभी तक किसी भी तरह का कोई रेगुलेटरी नहीं बनी है, यानी कोई सब्जेक्ट ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल होता हो, किसी हॉस्पिटल में होके आता हो। दवाइयों को क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर? क्योंकि उस पे आरएक्स लिखते हैं ना, तो उसके लिए उनके पास राइट है, और जो जो मेडिसिन लिखते हैं उसका एक कोड होता है, रजिस्ट्रेशन कोड होता है, जैसे डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन कोड होता है, दवाई का भी होता है, बीमारी का भी होता है, लेकिन किसी सप्लीमेंट के साथ ऐसा नहीं होता। ये पहली कंपनी है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो अपने एक एक प्रोडक्ट की फंक्शनलिटी को लेके इतना बृहद रूप से काम किया है। अब आ जाते हैं स्पाइरुलिना प्रोटीन को लेकर, सप्लीमेंट्स को लेकर अगर कोई बात करते हैं तो ये एक थेरेपेटिक नेचुरल इंग्रेडिएंट से निकला हुआ स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना के लिए एक भ्रांति नहीं, सही बात है कि ये हैवी मेटल कंटेमिनेशन का चांस रहता है स्पाइरुलिना, क्योंकि ये प्रकृति का सबसे आसानी से उत्पन्न होने वाला भोजन है। तो ये आसपास वातावरण में जो भी पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट होंगे उसको भी ऑब्जर्व कर लेता है। इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू तो है, लेकिन उसको भी करता है। इसलिए हिंदुस्तान में कितनी कंपनियां स्पाइरुलिना बनाती, कल्टीवेट करती है, आप देखिएगा। लेकिन जिस कंपनी से मेक इन इंडिया प्रोडक्ट आया, सोचिए इतने बड़े हिंदुस्तान, इतने बड़े महान भारतवर्ष के अंदर एकमात्र एक कंपनी है जो प्रोपोजिशन 65 फॉर्मूला को फॉलो करती है। ये कैलिफोर्निया एक्ट है। इस एक्ट के अंतर्गत जितनी कंपनीज रजिस्टर्ड होती है नॉब के अंदर, उन्हें 2 लाख रुपए घंटे के हिसाब से जुर्माना भरना पड़ेगा अगर वो नॉर्म्स को नहीं मानती हैं। नॉर्म्स क्या है? नॉर्म्स है कि 900 रजिस्टर्ड केमिकल्स एंड बायोकेमिकल्स जो कि हमारे द्वारा या हमारे द्वारा बनाई गई इंडस्ट्री या जो इंसान जहां रह रहे हैं कॉलोनीज में, उनके द्वारा जो केमिकल विसर्जन किया जाता है, जैसे कि नहाते हैं तो साबुन जाता है, कपड़े धोते हैं तो डिटर्जेंट जा रहा है नाली के अंदर, फैक्ट्रियां चल रही हैं तो पॉल्यूशन जा रहा है, और दूसरा अगर व्हीकल रिपेयर हो रहा है तो यूज्ड इंजन ऑयल बहाया जा रहा है। ये सारे केमिकल इस स्पाइरुलिना के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये तो पानी में उगती है। तो इसके लिए एक नॉर्म है कि इसके चारों तरफ के एरिया में कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट जितना इलाका, एक जिला कितना होता है हिंदुस्तान का बड़ा, मतलब 1000 किलोमीटर का रेडियस के अंदर आप किसी तरह का इंडस्ट्री, किसी तरह की फैक्ट्री, किसी तरह का मैकेनिकल वर्क, साथ के साथ किसी तरह की फसल भी नहीं उगा सकते, खेती वाला काम, क्योंकि खेती होगी तो दवाई छिड़की जाएगी, खेती होगी तो खाद भी डाली जाएगी, तो ऐसा कोई भी काम नहीं किया जाता।
वहां सिर्फ जंगल होगा और सिर्फ स्पाइरुलिना। तो चेटीनाड तमिलनाडु के अंदर ही उगाया जाता है प्रोपिजिशन 65 फॉर्मूला के साथ। और आपको बता दूं, उनका अपना पेरी न्यूट्रास्यूटिकल इसको बना के एक्सट्रैक्ट को बाहर करता है। उसके बावजूद एटॉमी ने आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वैक्फो फार्मास्यूटिकल से करार किया। किस लिए? क्योंकि सप्लीमेंट बनाने वाली हिंदुस्तान के अंदर इकलौती फार्मास्यूटिकल्स है जो एफिलिएटेड है अपने सब्जेक्ट ट्रायल के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के साथ में, जिसका आर्टिकल मैंने लिख के दे दिया। यदि आपको आर्टिकल झूठा लग रहा हो तो वैक्फो फार्मास्यूटिकल पर जाइए गूगल पर, उसके अबाउट में आइए और फिर वहां पर पढ़ लीजिए। ना मिले तो मैं लिंक दे दूंगा। तो ये क्वालिटी एश्योरेंस है कंपनी की तरफ से। अब स्पाइरुलिना, यानी आप इस चीज से सुनिश्चित हो जाइए कि स्पाइरुलिना प्योरली 100% नेचुरल फॉर्मेशन है, एक्सट्रैक्ट है इस एसोफिरा स्पाइरुलिना का। तो इसको बच्चे आराम से ले सकते हैं। बच्चों को ये मैं भी बोलूंगा कि आप वे प्रोटीन या पाउडर प्रोटीन देने को रोक लगाइए, ना दीजिए। वो सिंथेटिक इंग्रेडिएंट होते हैं उसमें। आप उनको स्पाइरुलिना सुरक्षित है, उनके लिए 100% सुरक्षित है। 10 साल से ऊपर के बच्चों को देना है अपने, एक्सेस नहीं देना है। यानी एक सुबह एक शाम जितना स्पाइरुलिना के अंदर माइक्रो न्यूट्रिशन होती है, माइक्रो प्रोटीन जो भी फॉर्म होती है ना, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, ये सब माइक्रो प्रोटीन के रूप में होते हैं, जिसको कि ट्रांसफर फैक्टर बोला जाता है, उसके रूप में होते हैं। तो ये प्योर आपका माइक्रो प्रोटीन है और ये पूरी तरीके से बॉडी के लिए फ्रेंडली है। इसमें किसी तरह का कंटेमिनेशन नहीं है, इसलिए डॉक्टर्स लोग मना करते हैं। भाई वो कैसे मना कर दें? उन्होंने आपके प्रोडक्ट को देखा नहीं, उसके गुणवत्ता को देखा नहीं, कहां से वो डेराइव हुआ, किस प्रोसेस से निकला, उन्हें नहीं पता ना। एक बात तो ये सुरक्षित है बच्चों के लिए। 10 साल से ऊपर के बच्चों को देना, 10 साल से नीचे के बच्चों को इसलिए नहीं देना कि उनका नेचुरल एक कितना फास्ट प्रोसेस होता है ऑलरेडी मेटाबॉलिज्म, तो उनको जबरदस्ती नहीं देना। ये उन बच्चों के लिए जो एथलीट, स्पोर्ट्स वगैरह की तैयारी करते तो वो ले सकते हैं। साथ में उनको आप नट्स और दूसरे अपने नेचुरल फूड पर रखिएगा। सुशील सर ने पूछा डायबिटिक स्पाइरुलिना डायबिटिक पेशेंट के लिए। देखिए, जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं उनको स्ट्रेस फटीग होता है, कमजोरी महसूस होता है, उनका बहुत सारा न्यूट्रिशन डिक्रेशन होता है, वो स्पाइरुलिना लेंगे तो और फायदा करेगा। ये स्पाइरुलिना, या बोला जाता है ना, जहां लिखा है आपने कहीं से पढ़ लिया होगा, अनऑर्गेनाइज उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन, वो उसी के लिए होता है। क्या आपकी स्पाइरुलिना उस नॉर्म्स के ऊपर पैदा की जा रही है तो श्योर आप एटॉमी का स्पाइरुलिना डायबिटिक पेशेंट ले सकते हैं। किडनी के मामले में फोकल सिगमेंटल ग्लूकोसोरोमोरेली करके एक हिस्सा होता है किडनी का हिस्सा, जहां नेफ्रॉन्स होते हैं। एफएसजीएस प्रॉब्लम अगर हो गया आपको, आपके नेफ्रॉन्स के ऊपर स्केयर्स आ गए, आपका किडनी के लिए डॉक्टर ने बता दिया कि ये डैमेज हो गई है, सोक हो गई है, ऐसे केसेस में, या जिसको डायलिसिस चल रहा है रैंडमली, उनको स्पाइरुलिना आपने नहीं देना। नॉर्मली जो डायबिटिक है वो ले सकते हैं। क्यों? उनको, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा मल्टी विटामिन्स होती हैं, तो जो न्यूट्रिशन को न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करता है लीवर, और किडनी क्या करती है, आपके ब्लड में से वेस्ट को फिल्टर करती है, तभी तो यूरिनेशन होता है। तो जब आपके ब्लड में इतना न्यूट्रिएंट्स जाएगा तो उसको फिल्टर करने के लिए आपका किडनी तो तैयार है ही नहीं। इसलिए जिसका किडनी प्रतिशत डिक्लेयर हो जाता है कि आपका इतना किडनी डैमेज हो गया है, डॉक्टर ये भी बोलता है कि हो सकता है आगे चल के ट्रांसप्लांट करना पड़े, ऐसे केसेस में नहीं देना। तो सावधानी के रूप में मैं यही रिकमेंड करता हूं, ध्यान से सुनिए।
क्रिटिकल इलनेस, लाइफस्टाइल डिजीज जब एक अलग लेवल पे जाती है, जब आप प्रॉपर क्लिनिकल मैनेजमेंट के तौर पर डॉक्टर के ट्रीटमेंट में होते हैं, ऐसे केसेस में चाहे आपके ऑपरेशन होने वाला हो, चाहे कुछ भी होने वाला, क्रिटिकल इलनेस, जब प्रॉपर आप हॉस्पिटलाइज हैं, कोई भी चीज खाने से पहले डॉक्टर को डिक्लेयर करना है। ये नॉर्म है तो वो तो सप्लीमेंट के लिए, तो ये आपको डॉक्टर से सजेस्ट करना, ठीक है। तो ये मेरा उत्तर था। हो सकता है आप इसके बाद भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए। जी बहुत मैम। ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, आई मस्ट से। जो भी डाउट्स थे बिल्कुल क्लियर हो गए 2 सवालों के अंदर, रादर 3 सवालों के अंदर। पहला सवाल, एटमी हमें क्यों करनी चाहिए? बिल्कुल क्लियर, पहले भी मालूम था, आज और क्लियर हो गया। दूसरी बात, जिमिंग करने वाले बच्चों को स्पाइरुलिना हम दे सकते हैं या नहीं? तीसरा सवाल का जवाब, डायबिटिक पेशेंट को स्पाइरुलिना लेना चाहिए या नहीं और कितनी डोजेस? इन तीनों सवालों के बहुत ही मतलब कि क्लियर, जिसे बोले एकदम सही समझ में आने वाली बात।